मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा। पेपर नंबर 2, MCOM फाइनल EAFM। पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड में मैं आज भारत की राजकोषीय नीति पर प्रकाश डालूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, राजकोषीय नीति के संदर्भ में पिछले 2 लेक्चर में उसका अर्थ और उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया था। आज मैं उसी के कंटिन्यू लगातार भारत की राजकोषीय नीति क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। निर्देशक आयोजन प्रणाली में राजकोषीय पर विकास के उपकरण के रूप में भारी निर्भरता होती है। योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा है कि इस राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं एवं सार्वजनिक निवेश आते हैं, का सृजन करती है और उसे बनाए रखती है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों के पुनः आवंटन, पुनर्वितरण, निजी बचतों और निवेशों के प्रोत्साहन और स्थिरता बनाए रखने का उपकरण है। अतः राजकोषीय नीति की भूमिका में अनेक आयाम हैं। अर्थव्यवस्था की समृद्धि, निष्पत्ति को सुधारना और लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना इसके विशेष रूप से उल्लेखित लक्ष्य हैं। भारत में राजकोषीय नीति और न्यायशीलता, इस बात पर अक्सर संदेह किया जाता है कि भारत की राजकोषीय नीति न्यायशीलता के सिद्धांत के अनुरूप है। पहले 4 दशकों के दौरान कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में गिरावट हुई और इनका हिस्सा 40% से कम होकर मात्र 16% रह गया। परंतु सुधार अवधि में ये प्रवृत्ति बदली और प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि हुई। सन 2014-15 में केंद्र सरकार के कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़कर 55% तक पहुंच गया। बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रत्यक्ष कर आमतौर पर प्रगामी होते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि इन करों में जो रियायतें व छूटें दी जाती हैं उनके कारण उनकी प्रगामिकता काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा ये भी एक जाना माना लक्ष्य है कि भारत में व्यापक तौर पर मौजूद भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर करों की चोरी होती है। इस देश में बहुत सारे लोगों के पास बड़ी मात्रा में अघोषित आय है, जिस पर वे कोई कर अदा नहीं करते। ये आय मुख्य रूप से उद्योगपतियों, कंपनी प्रबंधकों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, विशेष पेशेवर लोगों के पास है। अतः मौद्रिक दरों में प्रगतिशीलता इस बात की गारंटी नहीं है कि व्यक्तिगत आय कर में न्यायशीलता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा।
अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी समझे जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर R.J. चेलैया और R.N. लाल का अध्ययन इस मत का समर्थन नहीं करता। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रत्यक्ष करों का पारिवारिक व्यय के साथ अनुपात व्यय के स्तर में वृद्धि के साथ नियमित रूप से बढ़ता है। यदि चेलैया और लाल के अध्ययन के निष्कर्ष स्वीकार किए जाएं तो ये मानना होगा कि भारत में अप्रत्यक्ष कर ढांचा प्रगामी है। तथापि प्रोफेसर ई अहमद और एन स्टर्न के अध्ययन से प्रोफेसर चेलैया और लाल के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों की वैधता पर गंभीर संकट उत्पन्न होता है। अहमद और गंभीर संकट या संदेह उत्पन्न होता है। अहमद और प्रोफेसर स्टर्न के अनुसार भारत में लगाए जाने वाले कुछ कर प्रगामी हैं, लेकिन ये बात सभी करों के बारे में सही नहीं है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में अधिकांश अप्रत्यक्ष करों का भार व्यक्ति स्तरों का अनुपातिक है, वे के स्तरों का अनुपातिक है। राजकोषीय नीति के न्यायशीलता तत्व को समझने के लिए ये विश्लेषण करना जरूरी है कि लोक व्यय का लाभ किन लोगों को मिल रहा है। राजकोषीय नीति के इस पहलू पर भारत में कोई व्यापक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों से सरकार का इरादा प्रकट होता है। तथापि समस्या पर विचार करने का ये ढंग ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश सरकारी व्यय का लाभ सर्वाधिक गरीब लोगों तथा मुश्किल से ही पहुंच जाता है, लोगों तक मुश्किल से ही पहुंच पाता है। ये तो सर्वविदित है कि गरीबों को प्रतिरक्षा, लोक प्रशासन, उच्च शिक्षा और शहरों में उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था पर होने वाले सरकारी व्यय का विशेष लाभ नहीं मिलता। इतना ही नहीं, विकास कार्यों पर किए गए सरकारी व्यय का लाभ शायद ही कभी रिसाव प्रक्रिया द्वारा गरीबों तक पहुंच पाता है। अतः लोक व्यय का न्यायशीलता पक्ष ये स्पष्ट है कि भारत में लोक व्यय का लाभ गरीब वर्ग के लोगों तक प्राय नहीं पहुंच पाता है। आगे हम अब भारत की नई राजकोषीय नीति की विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं या नई राजकोषीय नीति पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक उदारीकरण के दृष्टिकोण के सांचे में भारत में 1990 के दशक में राजकोषीय नीति की विषय वस्तु को निश्चित रूप दिया गया। इस विषय वस्तु पर मोटे तौर से सहमति बनी और इसे संक्षेप में निम्नलिखित ढंग से कहा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कर ढांचा और कर कानून व्यवस्थित ढंग से सरल बनाया जाना चाहिए। सेकंड है, प्रत्यक्ष करों की दरें विवेकी होनी चाहिए और इन करों की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होने पर इन्हें ठीक से लागू कर पाना संभव होगा और इनसे राजस्व में वृद्धि होगी। थर्ड है,
एक ऐसा कर नीति वातावरण तैयार करना जिसमें स्थिरता हो। 4th पॉइंट, कराधान के साधन आवंटन और न्यायशीलता परिणामों का महत्व स्वीकार करना और उन्हें उचित वजन देना। नेक्स्ट 5, अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए तदर्थ विवेकाधीन भौतिक नियंत्रणों की जगह गैर विवेकाधीन राजकोषीय एवं वित्तीय उपकरणों का प्रयोग करना। उसके नेक्स्ट 6 पॉइंट है, कर प्रशासन में सुधार के प्रयास करना और मनमाने ढंग से करदाताओं को परेशान करने के लिए गुंजाइश न छोड़ना। पॉइंट नंबर 7 है, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के बीच संबंध को महत्व देना। और लास्ट पॉइंट है 8वां, वे नियंत्रण की रीतियों को मजबूत बनाने के लिए उपाय करना। तो ये भारत की नई राजकोषीय नीति की विषय वस्तु है जिसका हमने विस्तृत वर्णन किया है और इस पे अच्छी तरीके से प्रकाश डाला है। धन्यवाद।